हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का LSY क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली ये क्लास है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल रहता है। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का पहला पहला सबसे बड़ा और अखंड साम्राज्य था। लगभग 137 वर्षों तक चले इस युग ने भारत को राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोया। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत देखते हैं। मौर्य काल की जानकारी मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोतों से मिलती है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में पहले पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित राजनीतिक और प्रशासन का ग्रंथ है। इंडिका यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित नाट्य चंद्रगुप्त के उत्कर्ष की कथा। बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथ दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान और भद्रबाहु का कल्पसूत्र। पुरातात्विक स्रोत देखते हैं। अशोक के अभिलेख, शिलालेख, 14 बृहद्र शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, संस्कृत अभिलेख सूरदर्शन झील का उल्लेख है। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। स्थापना चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का वध करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। सेल्यूकस के युद्ध 305 ईसा पूर्व सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि के तहत 4 प्रांत काबुल, कंधार और हेरात मकरान मौर्य साम्राज्य में मिलाया। वैवाहिक संबंध सेल्यूकस ने अपनी पुत्री को हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया। पहला विदेशी राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया। अंतिम समय जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार किया। गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना संथाल पद्धति से प्राण त्याग दिए। सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व काबुल, कंधार जीता, हेरात और मकरान मौर्य साम्राज्य में। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियां नंद वंश का अंत और मौर्य साम्राज्य की स्थापना, सेल्यूकस पर विजय और पश्चिम क्षेत्र का विस्तार, विदेशी संबंधों की मजबूत नींव, सुदृढ़ प्रशासन की स्थापना चाणक्य ने मार्गदर्शन में। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व उपनाम बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात, शत्रुओं का विनाशक सिंह ने विदेश संबंध सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक की मांग की। दार्शनिकों को छोड़कर शेष वस्तुएं भेजी दी गई। सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक को इन्होंने नहीं भेजा और सब कुछ भेज दिया। विद्रोह का दमन तक्षशिला में हुए जन विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। धार्मिक सुझाव
आजीवक संप्रदाय का संरक्षण। सम्राट अशोक के बारे में देखते हैं। सम्राट अशोक अशोक 268 ईसा पूर्व से और 232 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहता है। राज अभिषेक बिंदुसार की मृत्यु के बाद गृह युद्ध के पश्चात 268 ईसा पूर्व में औपचारिक राज्य अभिषेक हुआ। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व आपने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग ओडिशा पर आक्रमण किया। युद्ध के भयानक नरसंहार से द्रवित होकर युद्ध नीति भेरी घोष को त्याग कर धर्म नीति धम्म घोष अपनाया। बौद्ध धर्म व धम्म का प्रचार। गुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। धम्म नैतिक आचार संहिता का प्रतिपादन किया और धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की। अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस। अशोक की धम्म नीति के मुख्य बातें अहिंसा, माता पिता की सेवा, सत्य भाषण, प्राणियों के प्रति दया, सभी धर्मों का सम्मान, नैतिक आचरण। उत्तर मौर्य शासक व अंतिम पतन। अशोक के बाद कुषाण संपत्ति दशरथ जैसे शासक हुए जो कमजोर साबित हुए। अंतिम शासक बृहद्रथ था। 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के निरीक्षण के दौरान उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था। सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित थी। ये सप्तांग सिद्धांत दिए हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तीर्थ महामात्र शीर्ष 18 प्रशासनिक अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। समाहर्ता, राजस्व मंत्री, सन्निधता, कोषाध्यक्ष, जन्म तीक्ष्ण कुल 18 और दंडपाल, प्रतिष्ठा, नायक, धर्म महामात्र आदि। नंबर 3 देखते हैं अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष। विभिन्न विभागों के 26 अध्यक्ष होते थे। प्रमुख उदाहरण अकरा अध्यक्ष, खान विभाग, सीता अध्यक्ष, कृषि विभाग, लवना अध्यक्ष, नमक विभाग, पौत वाध्यक्ष, माप तौल विभाग, नावा अध्यक्ष, नौवहन विभाग इत्यादि कुल 26 थे। गुप्तचर प्रणाली। गुप्तचर गुण पुरुष कहलाते थे। ये 2 भागों में बटे हुए थे का संस्था एक जगह रहकर काम करने वाले जैसे व्यापारी, तपस्वी, गृहस्थ, भिक्षु आदि। नंबर खा है संचार। भ्रमणशील गुप्तचर विभिन्न स्थानों पर घूमकर सूचनाएं एकत्रित करते थे। नगर प्रशासन पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों द्वारा एक परिषद करती थी जो 6 समितियों में विभाजित थी। प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। समितियां प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। उद्योग समिति, विदेश समिति, जन्म मरा पंजीयन समिति, व्यापारी समिति। नंबर 5 है वस्तु निधि समिति, बिक्री समिति, बिक्री कर समिति। अशोक के स्तंभ। सामाजिक ढांचा। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को व्यवस्था का अध्यक्ष 7 वर्गों में विभाजित किया। स्त्रियों की स्थिति पूर्ण वैदिक कला की तुलना में गिरी लेकिन पुनर्विवाह और नियोग प्रथा की अनुमति थी। मेगास्थनीज द्वारा
बताए गए भारतीय समाज के 7 वर्ग दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। नंबर का है आर्थिक ढांचा। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार था। इसे समिति के रूप में वार्ता कहा जाता है। भू राजस्व उपज का 1/6 से 1/4 हिस्सा इसे भाग कहा जाता था। मुद्रा प्रणाली चांदी के आहत सिक्के पर्ण मुख्य मुद्रा थे। अन्य सिक्के धरग, मासक, काकड़ी होते थे। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला। मौर्य काल में पहली बार लकड़ी के स्थान पर पत्थर का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। अशोक स्तंभों एकात्मक एक ही पत्थर के बलुआ पत्थर से निर्मित चुनार। उत्तर प्रदेश के पत्थर का उपयोग चमकीले और पॉलिशदार स्तंभों, शीर्ष भाग पर पशुओं की आकृतियों, घंटी के आकार का आधार, उल्टा कमल, उब्रेकस और पशु। नंबर बी है स्तूप निर्माण। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक है जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। गोलार्धकार ईंट पत्थर की संरचनाएं होती थी। नंबर का है गुहा वास्तुकला। गया बिहार में बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों पर काटकर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं बनाई गईं। कर्ण चौपार गुफा, बरार पहाड़ी, सुदामा गुफा, नागार्जुन पहाड़ी। इन गुफाओं की भीतरी सतह अत्यंत चिकनी और पॉलिशदार है जो कालीन शिल्प कला का उत्कृष्टता को दर्शाता है। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला। अशोक के स्तंभ, स्तूप और गुहा लेख। एकादश बलुआ पत्थर चुनार से निर्मित होते थे। नंबर 2 है स्तूप। स्तूप मौर्य काल में प्रस्तुत निर्माण की परंपरा का विकास हुआ। गुहा वास्तुकला गया बिहार में बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं बनाई गईं। ये गुफाएं मौर्यकालीन शिल्पकला और पॉलिशदार भीतरी सतह के लिए प्रसिद्ध हैं। इधर देख लेते हैं एकादश बलुआ और पत्थर के चुनार से निर्मित ये स्तंभ चमकीले और पॉलिशदार होते थे। शीर्ष पर पशु आकर सिंह, बैल, हाथी, घोड़ा आदि बने होते थे। इन पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। इधर देख लेते हैं नंबर 2 स्तूप निर्माण। मौर्य काल में स्तूप निर्माण की परंपरा एक विकसित हुई। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मौर्य साम्राज्य अशोक द्वारा निर्मित यह स्तूप बौद्ध धर्म की एक स्मारक है। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। मौर्य काल में निर्मित शब्द में शुंग काल में अलंकरण किया गया। नंबर का है कर्ण चौपार गुफा, बरार पहाड़ी सबसे बड़ी गुफा। भीतर की दीवारें बहुत ही चिकनी और पॉलिशदार होती हैं। नंबर का है सुदामा गुफा, नागार्जुन पहाड़ी आयताकार कक्ष और गोलाकार छत बनाई गई है। अंदर की तरह शीशे की तरह चिकनी है। महत्व देख लेते हैं मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला। भीतरी इतिहास में पत्थर के प्रयोग की शुरुआत के प्रतीक। इस काल में स्मारक और आज भी भारत की समृद्ध संस्कृति की धरोहर का प्रमाण है। संक्षेप में अशोक के स्तंभ धर्म, लेखों, प्रचार एवं साम्राज्य की शक्ति के प्रतीक है। स्तूप निर्माण धर्म के प्रसार और धार्मिक आस्था के केंद्र।
वस्तुगृह आजीविक संप्रदाय को संरक्षण और शिल्प कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। ध्यान देने योग्य है, पत्थर का उपयोग होता है। उत्कृष्ट पॉलिशदार पॉलिश और धार्मिक सहिष्णुता आजीविक संप्रदाय का संरक्षण होता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण हुए। अशोक की अहिंसावादी नीति, सैन्य शक्ति का शिथिल पड़ जाना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म और अहिंसा की नीति अपनाई। युद्ध नीति भेरी घोष के स्थान पर धार्मिक नीति धम्म घोष अपनाई। साम्राज्य के विस्तार की नीति त्याग दी, जिससे सेना की शक्ति और सामरिक तैयारी कमजोर होती गई। दुर्बल उत्तराधिकारी, अशोक के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ। अशोक के बाद कुणाल, संप्रति दशरथ आदि शासक हुए, लेकिन वे शासन करने में अक्षम और कमजोर सिद्ध हुए। राज्य में स्थिरता और मजबूत नेतृत्व का अभाव हुआ। प्रशासन का अत्यंत केंद्रीकरण, विशाल साम्राज्य को दूरस्थ क्षेत्रों में नियंत्रण करना और कठिन हो गया। समस्त शक्ति सम्राट और पाटलिपुत्र के प्रशासन में केंद्रित थी। प्रांत और स्थानीय अधिकारियों का स्वायत्ता बहुत कम थी। विशाल साम्राज्य के कारण दूरस्थ क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो गया और विद्रोह बढ़ने लगे। वित्तीय संकट, दान पुण्य और विशाल सेना व नौकरशाही के रखरखाव से राजकोष पर अत्यधिक बोझ हुआ। अशोक द्वारा व्यापक दान, धर्म प्रचार, स्तूपों और निर्माण पर बहुत अधिक धन व्यय हुआ। विशाल स्थायी सेना, नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था के रखरखाव में राजकोष खाली हो गया। भारी कर वसूली के कारण जन असंतोष भी बढ़ा। ब्राह्मणवादी असंतोष, अशोक द्वारा यज्ञों पर प्रतिबंध और बौद्ध धर्म के अत्यधिक संरक्षण से समाज के एक वर्ग में असंतोष। अशोक ने पशु बलि और यज्ञों पर रोक लगाई। बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण मिलने से ब्राह्मणों और वैदिक परंपराओं के समर्थक असंतोष उत्पन्न हुए। समाज में धार्मिक व वैचारिक विभाजन गहरा हुआ, जिससे साम्राज्य की एकता कमजोर पड़ी। इन कारणों से मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ और अंततः 185 ईसा पूर्व में अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जिससे शुंग वंश की स्थापना हुई। तो दोस्तों, आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स और जीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।